नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब सनातन के मुद्दे को उठा लिया है। अब उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए गुरुवार को मध्य प्रदेश में कहा है कि वो सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं और देश को 1000 साल की गुलामी में धकेलना चाहते हैं। सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद के बाद पीएम मोदी की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। हालांकि भाजपा इसका जवाब रोजाना दे रही थी। पीएम ने एमपी की रैली में कहा कि उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक बैठक की और मुझे लगता है कि उन्होंने वहां घमंडिया गठबंधन को कैसे चलाया जाए इसकी राजनीति और रणनीति तय की है। उन्होंने एक छिपे हुए एजेंडे पर भी फैसला किया है। ये रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। उन्होंने भारतीयों की आस्था पर हमला करने और उन विचारों, मूल्यों और परंपराओं को खत्म करने का फैसला किया जिन्होंने देश को हजारों वर्षों से एकजुट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी सनातन धर्म को अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते थे और भगवान राम से प्रेरित थे। यही कारण है कि उनके अंतिम शब्द हे राम थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक भी सनातन से प्रेरित थे और इसी संस्कृति ने अंग्रेजों द्वारा फांसी पर लटकाए गए स्वतंत्रता सेनानियों को ये कहने के लिए प्रेरित किया कि वो फिर से भारत में जन्म लेना चाहते हैं। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान को बीजेपी ने करीने से भुनाना शुरू कर दिया है। ऐसी ही स्थिति को भांपते हुए अब डीएमके ने इस पर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है और इसने अपने कार्यकर्ताओं को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निशाना बनाया जाना चाहिए और सनातन धर्म पर बहस से बचना चाहिए। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने उन एंकरों की लिस्ट जारी कर दी है जिनके शो का विपक्षी गठबंधन बहिष्कार करेगा। इस लिस्ट में कई बड़े निजी और सरकारी समाचार चैनलों के एंकर हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन एंकर्स की लिस्ट जारी करते हुए लिखा है कि इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 13 सितंबर को इस बारे में फैसला लिया था। जिन एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने ब्लैकलिस्ट किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्णब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, शिव अरूर, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। एंकरों के बहिष्कार के बाद आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया। इनका बहिष्कार किया जाएगा। अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देगा। बता दें, इसी हफ्ते कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर अपने एक शो में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। सुधीर चौधरी ने अपने शो में अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण को लेकर बात की थी, जिस पर कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने अपनी शिकायत में कहा था कि एंकर ने 11 सितंबर को अपने शो में दावा किया था कि कर्नाटक में सब्सिडी हिंदुओं को नहीं बल्कि केवल अल्पसंख्यकों को मुहैया कराई जा रही है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है तो इंडिया अलायंस ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की है जिन्होंने विपक्ष के कहने पर झुकने से इनकार कर दिया। उन्हें इस तमगे की तरह लेना चाहिए, उन्हें और ताकत हासिल हो। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में शिक्षा को लंबे चौड़े दावे करती रही है और पंजाब में जब परीक्षाएं हो रही हैं तो ऐसे समय में स्कूल टीचरों की ड्यूटी सिखिया क्रांति रैली में भीड़ ले जाने के लिए बसों में लगा दी गई है। उन्हें बस इंचार्ज बना दिया गया है जिनका काम था भीड़ को बसों में केजरीवाल की रैली में ले जाना। पंजाब कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल ने आप पर जबरदस्त हमला बोला है। ये सारा विवाद बुधवार को उस समय हुआ जब इंडियन एक्सप्रेस ने उस संबंध पर एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि ऐसे समय में जब सरकारी स्कूलों की परीक्षाएं हो रही हैं, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बस प्रभारी के रूप में आप कार्यकर्ताओं के साथ जाने का आदेश दिया है और ये तय किया है कि भीड़ को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इंडियन एक्सप्रेस ने सबूतों के साथ बताया था कि लुधियाना जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों में कहा गया था कि जिले के 130 शिक्षकों को न केवल बसों में हर विधानसभा क्षेत्र से जनता के साथ यात्रा करनी थी बल्कि प्रचार बैनर की भी व्यवस्था करनी थी और इसे बस पर लगाना था। प्रिंसिपलों को आदेश दिया गया था कि किसी भी शिक्षक को ड्यूटी से कोई छूट नहीं दी जाए। पुणे में गुरुवार से शुरू होने वाली आरएसएस और भाजपा सहित उसके 36 सहयोगी संगठनों की 3 दिवसीय समन्वय बैठक में राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सनातन धर्म का मुद्दा भाजपा जोर शोर से उठा रही है। भाजपा आरएसएस इस बैठक को लेकर मीडिया में बहुत ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं। अन्यथा ऐसी बैठकों की मीडिया कवरेज को दोनों ही संगठन बहुत महत्व देते हैं।
बैठक 16 सितंबर को समाप्त होगी। आरएसएस के संचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा है कि इसमें वर्तमान राष्ट्रीय और राजनीतिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे आरएसएस प्रेरित संगठनों द्वारा संभाले जा रहे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में भाजपा का प्रतिनिधित्व पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष करेंगे। आरएसएस की ओर से बीएल संतोष भाजपा में भेजे गए हैं, जो संघ और भाजपा के बीच समन्वय का भी काम करते हैं। कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को सेना और जम्मू कश्मीर के 3 अधिकारियों के शहीद होने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल बुधवार को जब कश्मीर से सेना के एक कर्नल, मेजर और पुलिस के एक डीएसपी की मौत की खबर सामने आई तो बीजेपी मुख्यालय में G20 के सफल आयोजन का जश्न मनाया जा रहा था। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें एक और पीएम मोदी पर फूल बरसाए जा रहे हैं तो तस्वीर के दूसरे हिस्से में जवानों के शव को लोग कंधा दे रहे हैं। कांग्रेस ने तस्वीर के साथ लिखा है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी कार्यालय में एक उत्सव मनाया जा रहा था और बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसा रहे थे। G20 की सफलता का जश्न हो रहा था। हम भी चाहते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि G20 सफल रहा तो फूल बरसाए जाने चाहिए, लेकिन उसी वक्त आतंकवादी हमारे जवानों के ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में आग लगी है, श्रीनगर में सेना के अफसर वीर गति को प्राप्त हुए और बीजेपी कार्यालय में उत्सव मनाया जा रहा था। सरकार इस तरह से चलती है। देश के प्रधानमंत्री मुखिया की कोई जिम्मेदारी नहीं कि देश के कोने में आग लगी है। उनको कोई चिंता नहीं कि सेना के लोग मारे जा रहे हैं। फूल बरसाओ और भगवान का दर्जा दो। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थीं, उसी समय बीजेपी हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर जमीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने का आरोप लगाया। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पत्नी रिनिका भुइयां शर्मा के खिलाफ आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इसके बाद गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार का एक दस्तावेज जारी कर दिया जिसमें सीएम की पत्नी और उनकी कंपनी का नाम सब्सिडी यानी लाभ पाने वालों में लिखा हुआ है। ये सारा मामला प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम से जुड़ा है। केंद्र सरकार इस योजना के जरिए किसानों की आमदनी दोगुना करने का दावा करती है। असम के किसानों को ऐसी स्कीम की शायद ही जानकारी हो, लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी को किसान संपदा स्कीम की जरूर जानकारी थी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का आरोप है कि सीएम शर्मा की पत्नी ने जमीन खरीदने के लिए इस स्कीम के पैसे का इस्तेमाल किया है। असम में कोलियाबोर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले गोगोई ने आरोप लगाया कि केंद्र ने रिंकी शर्मा द्वारा संचालित एक निजी कंपनी को 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। उन्होंने ये भी आरोप एक रिपोर्ट के आधार पर लगाया जिसमें कहा गया कि भुइयां की कंपनी प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने शर्मा के बतौर सीएम कार्यभार संभालने के 9 महीने बाद फरवरी 2022 में कालियाबोर मौजा में लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी थी। कृषि प्लॉट को कुछ ही महीनों में औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया। फिर प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट ने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सब्सिडी के लिए आवेदन किया। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने फौरन ही 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। पिछले साल 10 नवंबर को कंपनी को 10 करोड़ रुपए मिल गए। एक सामान्य किसान को क्या 10 करोड़ की सब्सिडी इतनी आसानी से केंद्रीय योजना में मिल जाएगी? कांग्रेस और गौरव गोगोई का यही सवाल है। ईडी ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के बिहार विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी राधाचरण शाह को उनके खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत बुधवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार राधाचरण शाह की गिरफ्तारी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रही ईडी की जांच के सिलसिले में हुई है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि राधाचरण शाह को दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद पीएमएलए कानून के कई कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। लीबिया के देरना शहर के मेयर का कहना है कि देश में अचानक आई बाढ़ से लगभग 20,000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। रविवार को आई इस विनाशकारी बाढ़ ने देश के पूर्वी इलाके में भीषण तबाही की स्थिति पैदा कर दी। बंदरगाह शहर देरना के मेयर ने सऊदी न्यूज चैनल अल अरबिया को बताया कि 2 बांधों के टूटने से आई बाढ़ में लगभग 18 से 20,000 लोगों के मरने का अनुमान है। जब ये बांध टूटे तो लोग सो रहे थे और बाढ़ सुनामी की तरह आ गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।